बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरकार हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ पहुंचे, दैट इज न्यूमेरिकल, एग्जैक्टली वेव्स के। और ये एज अ होल इस चैप्टर का 10वां लेक्चर भी है। डियर स्टूडेंट, चलते हैं सीधा बगैर किसी ताखीर के न्यूमेरिकल की तरफ। अल्ट्रासाउंड ऑफ इंटेंसिटी 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। कहता है एक अल्ट्रासाउंड है, उसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा, कहता है इज प्रोड्यूस बाय द रेक्टेंगुलर हेड ऑफ अ मेडिकल इमेजिंग डिवाइस। एक मेडिकल इमेजिंग डिवाइस होती है स्टूडेंट्स, उसका आगे रेक्टेंगुलर हेड होता है, हेड है, सॉरी बार में पढ़ा था। तो उसने कहा है कि उस डिवाइस का जो रेक्टेंगुलर हेड है, जहां से एक्चुअली अल्ट्रासाउंड की वेव्स निकल रही है, ठीक है, उसका डायमेंशन जो दिया हुआ है वो 3/5 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये एरिया है। 3/5 का मतलब हुआ ये विड्थ है, ये लेंथ है इसकी। तो इसका एरिया क्या होगा कि विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों दिए हुए सेंटीमीटर में। तो हमारी चूंकि आपको पता है कि जो डिफॉल्ट यूनिट होती है वो एसआई यूनिट वो मीटर होती है, तो इसको भी हम 100 से डिवाइड कर लेंगे और इसको भी 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 10 टू रेज -4, यस, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। व्हाट इज इट्स पावर आउटपुट? पावर कितनी होगी स्टूडेंट्स? दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड, पावर कितनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंटेंसिटी होती है पावर बाय टाइम। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला पिछले साल मैट्रिक में भी पढ़ा था, साउंड वाले चैप्टर में, अगर याद हो तो द टोटल पावर इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज, इन अ यूनिट सॉरी एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला इंटेंसिटी का पावर ओवर एरिया भी आ गया। एरिया यहाँ स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, जब आप उसको वहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आई ए हो जाएगा। आई इंटेंसिटी को कहते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 2। एरिया हमारे पास दिया हुआ है 15 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -4। तो आप बाकी कैलकुलेटर से यूज करें। 15 सर -2, लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 0.225 मेरे ख्याल में, सॉरी ये 0.225 वॉट इसकी यूनिट होती है पावर की। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है टू ट्यूनिंग फोक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 440 हर्ट्ज एंड 437 हर्ट्ज। दो ट्यूनिंग फोक है, एक की फ्रीक्वेंसी है 440 हर्ट्ज और एक की फ्रीक्वेंसी है 437 हर्ट्ज। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को सुपरपोजिशन की 3 टाइप्स पढ़ाई थी। उनमें एक टाइप थी आपकी इंटरफेरेंस, दूसरी थी बीट्स और तीसरी थी स्टेशनरी वेव्स। तो बीट्स में मैंने कहा था कि जब दो फ्रीक्वेंसियां एक ही जैसी हो लेकिन थोड़ा फर्क हो, जैसे इसकी 440 और इसकी 437, और अगर उनको साउंड किया जाए और वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे तो उनके बीच में बीट पैदा होती है, और वो बीट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, डिफरेंस ऑफ। और ये मैंने बड़ी तफसील से आप लोगों को समझाया था, सो मैं समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा। आप F1 में से, यानी बड़ी में से छोटी को माइनस कर दें। F1 440 है और छोटी 437 है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे 3 हर्ट्ज आएगा। इसका मतलब हुआ ये दो ट्यूनिंग फोक जब बजेंगे तो उनके बीच में 1 सेकंड में 3 दफा आवाज सुनाई देगी आपको, 1 सेकंड में। यानी इसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब 3 बीट्स आपको सुनाई देंगी 1 सेकंड में। अब उसने ये कहा है कि हाउ मेनी बीट्स विल बी हर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड। 10 सेकंड की बीट्स बतानी है, यानी बीट्स इन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स में कितनी बीट होगी। तो ऑब्वियसली अगर 1 सेकंड में 3 हर्ट्ज है तो 10 सेकंड में आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, तो 10 बीट्स आ जाएंगी, 10 हर्ट्ज की बीट्स आपके पास आ जाएंगी। 30 बीट्स आपको सुनाई, ये बीट्स ही कर लें, ज्यादा बेहतर है।
Dear students, question number 3 is suppose that a string is 1.2 मीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है जो कि 1.2 मीटर लॉन्ग है। ये देखिए, ये स्ट्रिंग है जो 1.2 मीटर लॉन्ग है, लेंथ इसकी, यानी लेंथ इसकी है 1.2 मीटर लॉन्ग एंड वाइब्रेट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हार्मोनिक पे ये वाइब्रेट करता है। ये मैंने बड़ी तफसील से आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, आप लाजमी देखिएगा। और स्टेशनरी वेव यानी स्टैंडिंग वेव्स पैदा होती है। वेव लेंथ बतानी है इन तीनों पैटर्न की, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक। यानी वेव लेंथ 1 बतानी है, वेव लेंथ 2 बतानी है, वेव लेंथ 3 बतानी है, यानी ये 3 हार्मोनिक्स की वेव लेंथ बतानी है। 3 हार्मोनिक का मैंने आपको ये बताया था कि यहां से अगर डिस्टर्ब करेंगे तो इसकी वेव यूं पैदा होगी, अगर यहां से डिस्टर्ब करेंगे तो 2 इसके अंदर लूप्स पैदा होंगे, अगर मजीद आगे करेंगे 3 लूप्स पैदा होंगे। जितने लूप्स पैदा होंगे उतनी आपकी वेव लेंथ्स का नंबर बढ़ता जाएगा। तो वेव लेंथ का मैंने एक डिफॉल्ट फॉर्मूला बताया था कि लैम्डा एन जो होता है वो 2L/n के इक्वल होता है। एन कहते हैं हार्मोनिक को। अगर फर्स्ट हार्मोनिक हो तो यहाँ 1 लगाएं, 2L की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है 1.2 मीटर और डिवाइड n 1 है, तो ये आ गया 2.4 मीटर। इसी तरह लैम्डा 2 हो अगर, तो यहाँ L इधर L की जगह तो 1.2 है और n की जगह पे 2 लगाएंगे, 2 से कटा 1.2 मीटर। यहाँ जब 3 लगाएंगे तो ये 2L की जगह पे 1.2 और n की जगह पे 3 4 12 यानी 0.8 मीटर आ गया, सॉरी 0.8 मीटर आ गया। तो स्टूडेंट्स जब 3 हार्मोनिक्स में ये जाएगी तो इसका आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्ट्रिंग इज 6 मीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है, देखेंगे ये स्ट्रिंग है जी, ये 6 मीटर लॉन्ग है, यानी इसकी लेंथ 6 मीटर है। यानी आपके पास स्ट्रिंग जो है वो 6 मीटर लॉन्ग है, इज वाइब्रेटिंग एट थर्ड हार्मोनिक। और इसमें थर्ड हार्मोनिक यानी 3 लूप्स क्रिएट हो रहे हैं जब इसको वाइब्रेट करते हैं, यानी 1 लूप, 2 लूप और ये 3 लूप, ये 3 लूप्स क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3, ये 3 में चल रही है हमारे पास। ठीक है जी। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स अप एंड डाउन विद 45 कंप्लीट वाइब्रेशनल साइकिल्स। और ये टोटल साइकिल्स जो इसकी होती है 45 होती है और टाइम लगता है 45 में 10 सेकेंड्स। तो डिटरमिन फ्रीक्वेंसी ये आपने बतानी है, टाइम पीरियड बताना है आपने, वेवलेंथ लैम्डा बताना है आपने और स्पीड बतानी है। तो यू हैव टू गिव ऑल दीज थिंग्स आपने बतानी है। डियर स्टूडेंट्स, जरा मूव करते हैं हम इस सब पर। एक बात याद रखें, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल साइकिल्स कितनी प्रोड्यूस हुई इन अ यूनिट टाइम, एक टाइम यानी एक वक्त में कितनी वाइब्रेशन हुई, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो चूंकि टोटल साइकिल्स हमारे पास थी 45, टाइम लगा था इसमें 10 सेकेंड, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 4.5 हर्ट्ज इसका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड के बारे में पहली चीज तो आपको फाइंड हो गई है। दूसरी चीज आपको ये बात पता है कि टाइम पीरियड होता है 1/f के इक्वल। 1/f का मतलब है 1/f की वैल्यू ये है 4.5। जब आप 1 डिवाइड 4.5 करेंगे तो ये आंसर 0.22 सेकेंड्स आ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का यही होता है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वाइब्रेशन को कितना टाइम लगा। अगर एक वाइब्रेशन को 0.22 सेकेंड लगे तो 45 वाइब्रेशन को 10 सेकेंड लगेंगे, यानी वही वेवलेंथ। और थर्ड हार्मोनिक की वेवलेंथ है, अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि आपकी इसकी वेवलेंथ का फार्मूला लैम्डा n होता है 2L/n के इक्वल होता है। तो लैम्डा अगर 3 हो, थर्ड हार्मोनिक 3 लूप्स वाली हो, तो आप L की वैल्यू लगाएंगे स्टूडेंट 6 जो लेंथ है, और n आपका थर्ड हार्मोनिक है, 3 2 6, 2 2 4 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीड ऑफ दिस वेव, स्पीड बतानी है। ये दूसरी चीज फाइंड होगी थी, ये तीसरी चीज, अब आपने स्पीड बतानी है। v इज इक्वल टू f लैम्डा हो गया, इस बार लैम्डा 3 वाला लगाएंगे क्योंकि वही हमारे पास है। f हमारे पास क्या है 4.5 और इसका आंसर आया था 4।
18 मीटर पर सेकेंड। ये इसका चौथा आंसर, फोर्थ आंसर आ गया। आई होप आप सब आंसर को समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड। एक एयर कॉलम है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये एयर कॉलम है और ये एक साइड से हमारे पास क्लोज है, ये ऐसे है हमारे पास। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। रेजोनेट एट द सेकंड मैक्सिमम और सेकंड रेजोनेंट लेंथ, यानी सेकंड हार्मोनिक इसमें आ रहा है हमारे पास। आपको अगर याद हो इस टॉपिक को, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, जब आप उसमें कोई भी साउंड एंटर करते हैं, कोई वेव, तो उसमें एक लूप क्रिएट होता है, एक लूप, आपका एक लूप क्रिएट होता है, एक लूप ये। और इसकी जो आपके पास जो वेवलेंथ होती है, इसको लैम्डा 2 कहते हैं, जो कि 4L/3 होती है। ये मैंने बड़ी तफसील से आप लोगों को समझाया था कि यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो लेंथ होगा, और इसको हम यहाँ से यहाँ तक को लैम्डा 2 भी कहेंगे। ये लैम्डा 2 है, सेकंड हार्मोनिक हमारे पास प्रोड्यूस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, The frequency of sound wave is 1024 hertz. Frequency है 1024 hertz. ये हमारे पास है। The air temperature is 18.6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया हुआ है 18.6 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव पैटर्न। ये मैंने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। नंबर 2 है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड आपने बतानी है। कैलकुलेट द स्पीड, अच्छा ये कैलकुलेट वेवलेंथ, वेवलेंथ बतानी है, नंबर 2 वाली, ये वाली बतानी है। और लास्ट में कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर, लेंथ ऑफ एयर कॉलम बताना आपने, ये भी ये दिया हुआ है इसका फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला तो सॉल्व हो गया। दूसरा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड हवा में फाइंड आउट करनी है। आपके बुक में इसका कोई भी क्या कहते हैं मेथड नहीं दिया हुआ। इससे पहले हुआ करती थी बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक की, उसमें एक दिया होता था फार्मूला। बल्कि इनफैक्ट आप लोग अगर याद हो मैट्रिक में भी पढ़ कर आए हैं, जो मैट्रिक की नेशनल बुक फाउंडेशन है उसमें भी था कि किसी भी टेम्परेचर पर जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो V0 + 0.61 t के इक्वल होती है। ये इसका पिछली बुक में प्रूफ भी था, और मुझे याद है कि मैं जब भी मैट्रिक में पढ़ाता हूँ, मैट्रिक में भी इसका प्रूफ कराता होता हूँ। So speed of sound at any temperature, यहाँ टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ 18 पॉइंट, और ये टेम्परेचर आपने हमेशा सेल्सियस में डालना है, ये कभी भी आपने केल्विन में नहीं डालना, इसका फॉर्मूला था। तो टेम्परेचर पे जो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास होगी, ये 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड, जो कि नियरली 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो 0.61 t हमारे पास है 18.6। तो भाई ये स्पीड ऑफ साउंड जो हमने फाइंड करनी थी वो कैलकुलेटर से ही अब फाइंड होगी, और ये आ रही है 0.61 + 332, तो ये आ रही है 343 मीटर पर सेकेंड आएगी स्पीड ऑफ साउंड एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है वो उसका टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। नंबर 2, कैलकुलेट वेवलेंथ। वेवलेंथ बतानी है। आपने एक चीज पढ़ी हुई है अगर याद हो तो, चूंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास, V = F लैम्डा का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ये वाला V कितना है 343, F हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 1024, लैम्डा आपने फाइंड करना है, इसको लैम्डा 3 का नाम 2 का नाम दे दें। ये मल्टीप्लायर है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 343 / 1024, 343। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 0.335 मीटर्स, ये आ गया। ये लैम्डा आ गया वेवलेंथ 2। अब हमने L फाइंड करना है स्टूडेंट्स। L फाइंड करने का लैम्डा 2 अगर दिया हो, लैम्डा 2 का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4L/3।
ये फार्मूला याद रखिएगा। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सेकंड जो हमारे पास रेजोनेंट होती है उसका ये फार्मूला होता है। 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 लैम्डा 2 ओवर 4 आ जाएगा। 3 लैम्डा 2 स्टूडेंट्स था 0.335 ओवर 4 कर लें, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4, तो ये आ जाएगा 0.251 मीटर्स। ये लेंथ आ जाएगी इस पूरे एयर कॉलम की जो हमारे पास है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज अ ट्रेन दैट हैज 150 हर्ट्ज हॉर्न। एक ट्रेन है, उसका जो हॉर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है दैट इज 150 हर्ट्ज, इज मूविंग एट 335 मीटर पर सेकेंड, और वो खुद मूव कर रही है। जो ट्रेन है, ट्रेन सोर्स है, इसलिए मैं उसका नाम एस से लिख रहा हूं, वो मूव कर रही है 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। in still air on a day when the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड, उस दिन स्पीड ऑफ साउंड जो थी वो 340 मीटर पर सेकेंड थी। तो इन्होंने कहा व्हाट फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टेशनरी पर्सन एट द साइड ऑफ द ट्रैक। आपके स्टेशनरी पर्सन जो ट्रैक के पास है उसको क्या आवाज सुनाई देगी? अगर ट्रेन उसके पास आए, चलो हम उसकी फ्रीक्वेंसी हम प्राइम कर लेते हैं, ये बताएं। आफ्टर इट पासेस, जब ट्रेन गुजर जाए फिर उसको क्या सुनाई देगी? जो पास खड़ा था बंदा, उसको डबल प्राइम कर लेते हैं। और what frequencies is observed by the train engineer traveling on the train, और ट्रेन के ऊपर जो इंजीनियर है उसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? यानी हम उसका ट्रिपल प्राइम कर देते हैं नाम, 1 2 3 भी नाम रख सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, अगर सोर्स अप्रोच कर रहा हो और ऑब्जर्वर रेस्ट करो, सोर्स अप्रोच कर, इफ सोर्स अप्रोचेस and while observer is at rest, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो, सोर्स उसकी तरफ अप्रोच कर रहा हो, जैसा इसमें बताया था कि ट्रेन उसकी तरफ अप्रोच कर रही है, ट्रेन और सोर्स से आवाज पैदा करने का, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है V ओवर V माइनस एस, V एस इंटू फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। चले जी, ये पहला पार्ट था, ए पार्ट। अब डालें इसमें V क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास V है स्पीड ऑफ साउंड 340, और ये 340 है, और सोर्स की स्पीड है स्टूडेंट्स 35, और ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 150 हर्ट्ज। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 167 हर्ट्ज आ जाएगा। ये बच्चे मेरे पीछे बैठे जो फौरन कैलकुलेट करके मुझे अपना कैलकुलेटर शो कर देते हैं। सो दिस इज द आंसर। बट यहां बताया था ये पास कर रही है, यानी ये गुजर गई है, यानी इफ सोर्स मूव्स अवे, यानी चली गई, व्हाइल लिसनर या ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पर था, तो उसका फॉर्मूला आता है, उसका डबल प्राइम हमने नाम रखा था V ओवर V प्लस वी एस इनटू फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास 340 है, यस, और ये 340 है, और ये 35 है, और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है 150 हर्ट्ज। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे डालेंगे, ये आंसर आ रहा है 136, यस 136 हर्ट्ज आएगा। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकते हैं। सी द थर्ड है, व्हाट फ्रीक्वेंसी इज ऑब्जर्व्ड बाय द ट्रेन इंजीनियर ट्रैवलिंग ऑन द ट्रेन। स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी ट्रेन के ऊपर बैठा हुआ जो इंजीनियर होता है ना, वो अपनी ट्रेन के हिसाब से रेस्ट पर होगा, बिकॉज वो भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है, उसके लिहाज से ट्रेन और वो दोनों एक दूसरे रेस्ट पर हैं, तो उसके लिए किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं होगी, यानी उसको सेम फ्रीक्वेंसी फील होगी, सेम फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएगी। और सेम फ्रीक्वेंसी कितनी थी? वो वाली
इसको F3 हमने नाम दिया था ना, वही फ्रीक्वेंसी जो 150 हर्ट्ज थी, इसको यही सुनाई देगी हॉर्न की, बिकॉज ही इज ऑन द ट्रेन, सो ही इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के मुकाबले में वो रेस्ट पर है, तो उसका फॉर्मूला में दोनों में से कोई भी नहीं लगेगा। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। अ पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I नॉट इज पास थ्रू अनदर पोलराइजर, यानी एक लाइट है जिसकी इंटेंसिटी I नॉट है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है स्टूडेंट्स I नॉट, इसका नाम ही नहीं दिया हुआ, यानी बताई नहीं कितनी है। ये एक और पोलराइजर से गुजरती है जो कि उसके साथ, यानी जब उसमें जाती है तो 60 डिग्री का एंगल बना लेती है। कितने का एंगल बनाती है, 60 डिग्री। ये आपने ये चैप्टर नंबर सॉरी लेक्चर नंबर मेरा 8 था, मैंने बड़ी तफसील से ये बातें बताई थी आपको। अच्छा, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड, उसमें मैंने आपको एक लॉ बताया था कि आई जो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी जो इंटेंसिटी होती है, ट्रांसमिटेड पोलराइज की जो इंटेंसिटी होती है वो इक्वल होती है I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के। I नॉट के स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ, I नॉट ये कॉस स्क्वायर हुआ cos 60 का स्क्वायर, cos 60 कितना है स्टूडेंट्स, 1/2 होता है, चेक कर लें कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 1/4, यानी एक्चुअली I नॉट ओवर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर, बल्कि लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इंटेंसिटी ऊपर वाट पर मीटर स्क्वायर में ही है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। आई होप इतनी इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, आप समझ भी चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल्स अपने इख्तिताम को पहुंचते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना करें और इसको शेयर करें। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में ये सारी बुक ख़त्म हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह इस वीक को मैं एक एमरजेंसी वाला वीक बनाकर इसमें ये सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मेरे पीछे ये जो स्टूडेंट्स बैठे आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।